प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी तैयार कराता हूं। इस सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपके स्टैटिक्स के साथ साथ करंट अफेयर और उसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताया जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इसके प्रीलिम्स को पास करना लगभग असंभव है, तो ये सीरीज इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग एक प्लान्ड वे में यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास कर सके। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसको पढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि चूंकि जो हम ट्रेडिशनल एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन यूपीएससी ने इससे लगातार प्रश्न पूछे हैं और यहाँ आगे भी इससे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी का स्तर क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि एएमओसी समुद्री धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। तो पहला स्टेटमेंट है कि समुद्री धाराओं की क्या है, एक बहुत बड़ी प्रणाली है। सेकंड स्टेटमेंट मैं पढ़ते जा रहा हूं, इसके साथ साथ आप लोगों का टास्क ये है कि मैं जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप खुद से अज्यूम करना शुरू करिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। फिर लास्ट में चूंकि इसका आंसर आपके सामने शेयर करूंगा ही। एमओसी के बंद होने से उत्तरी गोलार्ध गर्म होगा, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, और यूरोप में वर्षा में वृद्धि होगी। थर्ड स्टेटमेंट यह महासागर कन्वेयर बेल्ट की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर के महासागर घाटियों में उष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के जब आप लोग क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें तो उसमें इलिमिनेशन से ज्यादा अपने नॉलेज पर भरोसा करेंगे। अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तब तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे में आप रिस्क लेंगे तो वो मैक्सिमम केस में गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आपको डेफिनेटली आंसर आता है तो डेफिनेटली उसको बनाइए, लेकिन नहीं आता है तो रिस्क लेना हानिकारक हो सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है क्या। देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये अटलांटिक महासागर है, इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। यहां पर समुद्र का जल सभी महासागरों में सर्कुलेट हो रहा है। ये दिख रहा है आप लोगों को। जो लाल वाली बेल्ट है वह बेसिकली समुद्र के सतह पर चलने वाली समुद्री जलधारा का बेल्ट है, और जो ये बाद वाला कलर है यह बताता है कि यह ठंडी जलधारा है जो कि समुद्र के नीचे सतह से सट करके पानी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि यहां देखिए ध्यान से, ये लाल जो पानी इधर जा रहा है ये गर्म पानी है, गर्म जल है। अटलांटिक महासागर में आप सभी जानते हैं कि यहां से गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा गई और जैसे ही विषुवत रेखा ध्रुवों के पास पहुंची तो वहां पर पानी सरप्लस हो गया, क्योंकि विषुवत ध्रुवों से पानी समुद्र में आ रहा है और यहां से विषुवत रेखा से भी पानी जलधाराओं के माध्यम से वहां पे जा रहा है। तो यहां पे सरप्लस पानी हो गया। तो जब पानी सरप्लस हो गया तो आप सभी जानते हैं कि जल अपना तल ढूंढता है, और चूंकि यहां पर पानी सरप्लस है तो अब वो क्या होगा, वो पानी या तो वापस लौट जाएगा या फिर वापस समुद्र की गहराई में डूब जाएगा। तो यहां पे परिस्थितियां ऐसी ही बनती है कि यह जल समुद्र की गहराई में डूब जाता है। क्योंकि ऊपर से लगातार जल ध्रुवों की ओर जाते रहता है, तो इसीलिए पानी को वापस आने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए वह जो सरप्लस पानी होता है वह समुद्र के तल से वापस विषुवत रेखा की ओर आने लगता है, ठीक है। तो यहां पर एक जलधारा ऐसी बन जाती है जो सतह से ध्रुवों की ओर जाती है और समुद्र के नीचे तली में चिपटी हुई वापस पुनः विषुवत रेखा की ओर आ जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी समुद्री जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा। इन समुद्री जलधाराओं को पढ़ने से आपने एक अंदाजा लगाया होगा कि जलधाराएं दो दिशाओं में चलती है, एक विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर और दूसरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर।
लेकिन ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं आती है वह बहुत कम मात्रा में पानी को वापस ला पाती है। तो ऐसे में जो सरप्लस पानी है वह पुनः विषुवत रेखा की ओर आने के लिए क्या करता है, नीचे डूब करके समुद्र के सतह से पानी वापस आता है। और ये सिर्फ अटलांटिक ओशन में नहीं होता है, ध्यान से देखिए, यहां पर अटलांटिक ओशन के साथ साथ ये इंडियन ओशन में भी हो रहा है, उसके साथ साथ ये पैसिफिक ओशन में भी हो रहा है, प्रशांत महासागर में भी हो रहा है। तो ये पूरे पृथ्वी पर जो जितने क्षेत्र में महासागरीय संरचनाएं हैं इन सभी क्षेत्र में एक बड़ी समुद्री जलधारा चलती है जो कि सरफेस और समुद्र के तली में मिलकर के एक बहुत बड़ी जलधारा बनाती है। वही जलधारा क्या कहलाती है, वही जलधारा कहलाती है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये बेसिकली मुख्य रूप से अटलांटिक में ही इसका विस्तार है और बाकी सभी समुद्रों में इसका विस्तार है, लेकिन अधिकांश विस्तार अटलांटिक में है, इसीलिए इसको अटलांटिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब प्रश्न को समझना आपके लिए आसान होगा। पहला है कि एएमओसी समुद्री धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड, एएमओसी के बंद होने से उत्तरी गोलार्ध गर्म होगा। अब सोचिए यहां कि अगर ये सर्कुलेशन बंद हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में ये गर्म पानी जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध गर्म हो रहा है। लेकिन अगर ये बंद हो जाएगा तो ये गर्म जल उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध गर्म होगा कि ठंडा होगा, ठंडा होगा। तो इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यूरोप में वर्षा में वृद्धि होगी। भाई जब यूरोप ठंडा हो जाएगा, यूरोप जब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गर्म पानी पहुंच ही नहीं रहा है, तो यहां पर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो फिर वर्षा नहीं होगी। तो ऐसे में यूरोप में जो वर्षा होती है उसमें क्या हो जाएगी, यूरोप में वर्षा में कमी आ जाएगी। चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और फिर थर्ड स्टेटमेंट की यह महासागर कन्वेयर बेल्ट की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर के महासागर घाटियों में उष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। बेसिकली होता क्या है कि ये गर्मी का जितने आप विषुवत रेखा के आसपास सरप्लस गर्मी हो रहा है वो इन जलधाराओं के माध्यम से ध्रुवों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि यहां गर्मी का ट्रांसफर हो गया और उस गर्मी के ट्रांसफर के साथ साथ यहां पर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं इस क्षेत्र में अगर कहीं, तो ये पोषक तत्व भी ध्रुवों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पोषक तत्व और उष्मा ये संपूर्ण पृथ्वी पर महासागर बेल्ट के साथ ट्रांसफर होते रहे। चीजें क्लियर हो गई हो। आइए आगे अब इसको देख लेते हैं। मैं इसको एक बार समझा देता हूं। बेसिकली जो इसमें समुद्र के ऊपर भी जलधाराएं जो चलती हैं वो इस बेल्ट की भाग ही होती है। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर ये दिख रहा है कि ये जलधारा गर्म पानी विषुवत रेखा से इधर ले जाती है, तो अटलांटिक महासागर में गर्म पानी यहां से कौन सी जलधारा ले जाती है, तो हम सभी जानते हैं कि यहां से गल्फ स्ट्रीम चलती है, फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट यहां पे चलती है, फिर यहां पर नॉर्वे की जलधारा चलती है। तो ये तीनों जलधाराएं क्या है, ये तीनों जलधाराएं विषुवत रेखा से जो सरप्लस गर्मी है, इस सरप्लस गर्मी को कहां पहुंचाती है, ध्रुवों के पास। तो यही इसीलिए ये सभी क्या है, इस अटलांटिक जलधारा का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। वेरी गुड। अब यहां पे और लिखा है कि बातें वही बताई गई है कि अगर ये गर्म पानी को उत्तरी गोलार्ध की ओर ले जाता है और जहां पर वह ठंडा होकर के डूब जाता है और फिर वो डूबा हुआ पानी नीचे तली से विषुवत रेखा के पास पहुंच जाता है, फिर वहां ऊपर आता है, फिर तो एक सर्कुलेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसका असर अल नीनो पर भी पड़ सकता है। अब ये सोचिएगा कि अल नीनो क्या है, अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो यहां पर चलती है, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती है, मतलब यहां से ऐसे चलती है। यही अल नीनो नहीं, ये सामान्य परिसंचरण है। लेकिन अल नीनो की घटना में जब क्या होता है कि अल नीनो की घटना में साउथ अमेरिका का तट बहुत अधिक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका के पास गर्म जलधारा यहां पर चलने लगती है। सामान्य दिनों में यहां पर ठंडी जलधारा चलती है, हम्बोल्ट जलधारा, पेरू की जलधारा। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती है, अल नीनो का मौसम होता है, तो अल नीनो के मौसम में यहां पर पेरू की जलधारा रुक जाती है और यहां पर अल नीनो की जलधारा चलने लगती है। और अल नीनो एक गर्म जलधारा है, तो यह गर्म जलधारा भी, क्योंकि यहां पर यह देखिए सर्कुलेशन हो रहा है,
तो ये गर्म जलधारा चूंकि इधर से इधर आती है, तो यह परिसंचरण उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ग्लोब पर जो समुद्र है उनमें इसका संचालन होता है, इसीलिए ग्लोब पर जितनी जलधाराएं हैं वो सभी इससे प्रभावित होते हैं। तो यहां पर अगर नीचे लिखा है कि इसका असर अल नीनो पर भी पड़ सकता है, तो सिर्फ अल नीनो पर नहीं बल्कि यह इसका प्रभाव संपूर्ण समुद्री जलधाराओं पर भी पड़ सकता है। इवन सिर्फ जलधाराओं पर भी नहीं, संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरगैसो सागर के बारे में। अब सरगैसो सागर के बारे में चूंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा है और फिर पूछ सकता है, अब आपके ऊपर है कि आपका तैयारी का स्तर क्या है, देखते हैं। तो सरगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सरगैसो सागर पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब आपका ज्योग्राफी का नॉलेज कितना है उसी के अनुसार आप लोग स्टेटमेंट को सही या गलत बताइए। सेकंड है, यह एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ज्योग्राफी का कहता है कि यह एकमात्र ऐसा समुद्र है, महासागर नहीं है। ध्यान रखना है, समुद्र में और महासागर में अंतर होता है। समुद्र सामान्य रूप से सागर भी कहते हैं, तो सागर में और महासागर में अंतर होता है। तो ये क्या है, समुद्र है, सागर है, महासागर नहीं है। तो यह एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, यह अटलांटिक महासागर के अन्य भागों से अपने विशिष्ट भूरे सरगेसम समुद्री शैवाल और शांत नीले पानी के कारण अलग। अब इसकी अलगाव का कारण क्या है कि यहां पर विशिष्ट प्रकार के भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, और दूसरा कि यहां पर पानी एकदम शांत रहता है और नीला पानी, एकदम क्लीन पानी दिखता है। तो ये इसकी विशेषता। अब आप देखते हैं कि ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है, आपको इसके बारे में कितना पता है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है सरगैसो सागर, ये आपको दिख रहा होगा, ये है अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये नीचे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, और ये इधर यूरोप, और ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में अब आप देखिएगा यहां पर 0 डिग्री रेखा है, तो ये किस अटलांटिक में है, ये उत्तरी अटलांटिक में है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक में है। नॉर्थ अटलांटिक में कहा, नॉर्थ अमेरिका से जस्ट पूर्व की ओर, कहा, नॉर्थ अमेरिका से सटे पूरब की ओर, मतलब अफ्रीका तट से इसका सटाव नहीं है, इसका सटाव नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग से। ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक में है, ये सरगैसो सागर है। यहां देखिए ध्यान से, ये सरगैसो सागर बेसिकली है क्या, तो यहां पानी एकदम स्थिर है। यहां पानी स्थिर क्यों है, क्योंकि उसके चारों ओर एक जलधारा चलती है, दूर में एक जलधारा चलती है, तो यह पानी यहीं पर रह जाता है। इधर एक जलधारा चलती है, आप सभी जान रहे हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पर गल्फ स्ट्रीम चलती है। इधर कौन सी जलधारा चलती है, इधर कौन सी जलधारा चलती है, तो इधर विषुवतीय जलधारा चलती है। तो यहां पर विषुवतीय जलधारा चलती है। यहां पर कौन सी जलधारा चलती है, यहां पर ऐसे, तो यहां पर मैक्सिको की जलधारा चलती है। ठीक है, और इसको वापस लेकर के कौन सी जलधारा आती है, तो ये जलधारा है कनारी की जलधारा। तो ये चारों जलधाराएं क्या करती हैं, इस सागर को स्थिर बना देती है। तो इससे क्या होता है कि यहां का जल दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा पाता, वो एक जगह स्थिर हो जाता है, उसके चारों ओर जलधाराएं चलती रहती हैं। तो ये हो जाता है सरगैसो सागर। अब सागर की परिभाषा क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सागर की परिभाषा वो है कि जो जल स्थिर हो, शांत हो, जिसमें गतिशीलता नहीं हो, और जो किसी बड़े जलराशि के संपर्क में हो। तो ये एक बड़े जलराशि मतलब अटलांटिक महासागर के संपर्क में है, और यह जल स्थिर है। देखिए, यह आप लोगों को जानना चाहिए कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई किसी भूमि से संपर्क नहीं, क्योंकि दुनिया में आपको बाकी जितने भी सागर मिलेंगे वे सभी सागर कहीं ना कहीं भूमि से सटे होते हैं।
समुद्र में उनका एक हिस्सा होता है, लेकिन एक हिस्सा भूमि से सटा होता है, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, कोई भी सागर हो। लेकिन यह दुनिया का एकमात्र सागर है जिसकी सीमा में कोई भी स्थल नहीं है। ठीक है, तो अब आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है कि यह पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित है। 4 महासागरीय धाराएं इसको घिरे हुए रहती है। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक करंट, पूर्व में कनारी की जलधारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट या विषुवतीय जलधारा। तो ये चारों जलधाराएं मिलकर के क्या करती है, उसको एक सागर का रूप देती है। और यह प्रणाली महासागरीय धाराओं के उत्तरी अटलांटिक, इसे उत्तरी अटलांटिक चक्र भी कहा जाता है इन चारों के मिलने से। क्योंकि यह क्षेत्र सीमा धाराओं के द्वारा परिभाषित किया गया है, इसकी सीमाएं गतिशील हैं, मोटे तौर पर किसी विशेष मौसम के लिए, और जो उच्च दबाव के केंद्र के साथ महासंबंधी। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसकी जो सीमाएं हैं वो गतिशील हैं, लेकिन सागर गतिशील नहीं है। और सरगैसो सागर इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां पर स्पेशल एक घास पाई जाती है, उस घास, वो शैवाल पाया जाता है, उस शैवाल का नाम है सरगैसम। और ये सरगैसम शैवाल के नाम पर, क्योंकि यहां पर सरगैसम शैवाल पाया जाता है, इसीलिए इस सागर का नाम रख दिया गया सरगैसो सागर। बहुत पहले आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि सरगैसो सागर के आसपास अगर जहाज जाती थी तो यहां पर जहाजें डूब जाती थी, और इसीलिए इसको बड़ा कुख्यात माना जाता है। लोग इधर यात्रा करने से जो समुद्री व्यापारी हैं बड़ा डरते थे। इसे कभी कभी ये कहा जाता था कि यहाँ पर कोई भूत रहता है, ऐसी पुरानी मान्यताएं होती थी, जो कि जहाजों को डुबा ले जाता है। बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसको देखना शुरू किया, सैटेलाइट से देखना शुरू किया, तो उन्हें पता लग गया कि ये बेसिकली एक सागर है। और चूंकि इसका प्रवाह क्या है, गोलाकार प्रवाह है, और जब पानी गोलाकार घूमने लगता है तो उस गोलाकार चक्र में अगर कोई जहाज फंस गया तो फिर वो उसमें डूब जाता है, फिर वहां से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए बहुत सारे समुद्री जहाज पहले इसमें डूब जाते थे, इसीलिए इसे भूतिया सागर या ऐसे नामों से पुकारा जाता है। चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, एकमात्र समुद्र, यह भी सही है। और पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में यह भी सही है। और तीसरा कि अन्य भागों से विशिष्ट क्या है कि यह समुद्री शैवाल भूरे रंग का पाया जाता है और पानी एकदम नीला और शांत रहता ही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है, करेक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा। आइए फिर आपके नॉलेज का आगे टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न, यह तो आप लोगों ने खूब बढ़िया से तैयार किया होगा, खूब पढ़ा होगा। आइए देखते हैं आपके नॉलेज का टेस्ट शीतोष्ण चक्रवात के संदर्भ। आप सभी जानते हैं हमारे ग्लोब में 2 प्रकार की चक्रवात शैलियां चलती हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यह सोच करके इसके प्रश्नों का उत्तर सोचिए। ठीक है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण गर्म और ठंडी वायु राशियों के परस्पर क्रिया के कारण हुआ। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि इसका यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दूसरा, यह केवल 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों में बनते हैं। ठीक है। तीसरा, समशीतोष्ण चक्रवात प्रकृति में अनियमित होते हैं, लेकिन यह सर्दियों में अधिक और गर्मियों में कम आते हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी का लेवल चेक करिए, कितने तैयार हैं आप एग्जाम को लेकर के। और चौथा, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। पांचवा, समशीतोष्ण चक्रवात उत्तर पश्चिम भारत में बारिश लाते हैं। इससे संबंधित अस्थिरता को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पैरा ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब आप लोगों ने अपना आंसर सोच ही लिया होगा, आपको अंदाजा हो गया कि मैं अब कौन सा आंसर होने वाला है। तो आइए अब आपकी तैयारी का जांच करते हैं, कहां तक आपकी तैयारी है। यहां देखिए, बेसिकली ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए। जो 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का नॉर्थ पोल के आसपास का जो रीजन होता है, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मुख्य रूप से ये बनते हैं। और ये मुख्य रूप से 60 से 90 डिग्री के बीच में बनते हैं, लेकिन ये थोड़े इधर उधर भी होते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 60 से 90 के बीच में बनते हैं। अब सोचिएगा, 60 से 90 के बीच की परिघटना को समझा रहा हूं।
60 डिग्री से 30 से 60 डिग्री की ओर, 30 डिग्री से या 23.5 डिग्री से 60 डिग्री की ओर कौन सी हवा चलती है? पछुआ प्रवाह चलता है। ठीक है। और अब ध्रुवों से मतलब 90 डिग्री से लेकर के यहां पर 60 डिग्री की ओर, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, यहां पर ये हवा जो चल रही है वो कौन सी हवा कहलाती है? ध्रुवीय पूर्वी पवन, ध्रुवीय पूर्वी प्रवाह या ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है। अब यहां से सोचिएगा, ये ध्रुव से आ रही है तो ये कैसी होगी? ये ठंडी होगी। ठीक है। और ये विषुवत रेखा की ओर से जा रही है तो ये कैसी होगी? गर्म होगी। तो यहां पर 60 डिग्री के आसपास गर्म और ठंडी वायु राशियां, यहां देखिए, इधर से गर्म और इधर से ठंडी, ये दोनों वायु राशियां क्या होती है? यहां पे आकर के मिल जाती हैं। तो जब दोनों मिलती हैं तो आपस में टकराएंगी, जब टकराएंगी तो गोल गोल घूमने लगेंगी। यहां पर देखिए, जब टकराती है तो पहले ऐसा फ्रंट बनता है, ऐसा फ्रंट बनता है इनके बीच में। ठीक है। इसे हिंदी में वाताग्र कहा जाता है। फिर यह फ्रंट, अब चूंकि दबाव बढ़ता जाता है तो देखिए ठंडी जलधारा गर्म के क्षेत्र में और गर्म वाली ठंडी वायु गर्म के क्षेत्र में और गर्म वाली वायु ठंडी क्षेत्र में जाने लगती है। और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाती है? आपस में घूमने लगती है। और जब घूमने लगी तो ये क्या बन गया? ये बन गया चक्रवात। ठीक है। यही चक्र की तरह घूमने लगती है, सर्कुलेशन हो जाता है। धीरे धीरे फिर जब इनका दबाव कम होता है तो ये धीरे धीरे यहां जो गर्म वाली, जो गर्म हवा है, ये ऊपर उठ जाती है, ठंडी नीचे आ जाती है। तो ये फ्रंट बहुत तेज गति से हो जाता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से गर्म वाली जलधारा सतह से ऊपर उठ जाती है तो अब ये चूंकि आपस में, पहले देखिए, पहले आमने सामने से लड़ रही थी, अब क्या हो जाता है? ये जो गर्म है ये ऊपर उठ गया और ठंडी आई नीचे आ गई। तो अब ये ऊपर नीचे हो गई। पहले आमने सामने थी लेकिन गर्म ऊपर गया और ठंडा नीचे आ गया, तो अब ये ऐसे हो गई, तो ये फिर खत्म हो गया। ठीक है। तो यहां पर गर्म ऊपर हो जाता है और ठंडी नीचे हो जाती है। तो इस तरीके से यह चक्रवात खत्म भी हो जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से कहां बनता है? 60 डिग्री के आसपास बनता है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बनता है। चीजें समझ में आ गई है। अब आते हैं आपके प्रश्न की। इसका निर्माण गर्म और ठंडी वायु राशि के परस्पर क्रिया के कारण होता है। यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है। केवल 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले समुद्रों में बनते हैं। अब सोचिएगा कि बनता है 60 डिग्री नॉर्थ पे, 60 डिग्री नॉर्थ पे टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड लगातार होगा कभी वहां पर? अरे ये ध्रुवों के पास है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारे यहाँ टेम्परेचर 26-27 होता है तो ये ठीक ठाक टेम्परेचर माना जाता है। जहां ध्रुवों के पास करें कि जब 26 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब इसका प्रवाह होता है, तब ये बनना शुरू होता है। बेसिकली यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो कि इंडियन ओशन में बनते हैं और मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, इनका फॉर्मेशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। लेकिन ये जो चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये कम टेम्परेचर पर भी बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 60 डिग्री नॉर्थ पर होना लगभग सामान्य नहीं है। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये दोनों गलत हो गए। अब थर्ड पे आते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात प्रकृति में अनियमित होते हैं, लेकिन यह सर्दियों में अधिक और गर्मियों में कम आते हैं। चलिए, मैंने माना कि यह आपको नहीं पता है। चौथा देखते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। अब पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ये क्या है? यहां देखिएगा, ये जो फिगर बना था, ये क्या हुआ? इधर से पछुआ प्रवाह चल रही है, ये ध्रुवीय पोलर प्रवाह यहां पे घूम गया। तो पहले ये अटलांटिक ओशन पे बना, ठीक है, अटलांटिक में बना, और फिर अटलांटिक से बढ़ते हुए यूरोप पहुंच जाता है। जाड़े में भूमध्य सागर से होते हुए भारत में भी आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वो बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। उसे ही हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो ये कैसी, इसकी यात्रा कैसे हो रही है?
पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद कर लीजिएगा ये सब चीजें कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां बनते हैं? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी से वो कहां आते हैं? भारत की ओर, कभी बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी तमिलनाडु। तो उनका प्रवाह कैसे होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चौथा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर चौथा गलत हो गया तो यह भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या निकल गया? केवल 1, 3 और 5। अब आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसका निर्माण गर्म और ठंडी वायु राशियों के परस्पर मिलने से होता है। ये भूमि और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं। हाँ, एक और बात कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये भूमि और समुद्र दोनों पर बनते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सिर्फ समुद्र में बनते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो सिर्फ बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और वो जब सतह पर आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, भारत के राज्यों से टकरा करके उनका समापन हो जाता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं। ये प्रकृति में अनियमित होते हैं, लेकिन सर्दियों में अधिक आते हैं और गर्मियों में कम आते हैं। अब सर्दियों में अधिक क्यों आते हैं? क्योंकि सर्दियों में जो तापमान में अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। गर्मियों में अगर आपने तापमान का अंतर देखें तो आपने गर्मी के समय दिन का टेम्परेचर अगर हमारे यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रात का कितना होगा? रात का 26 होगा, मतलब 4 डिग्री का अंतर। लेकिन जाड़े में कितना होगा? जाड़े में अगर दिन का तापमान हमारे यहाँ 10 डिग्री के आसपास है तो रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब 8 डिग्री का अंतर। तो जाड़े के मौसम में किसी भी स्थान पर तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है, और जब तापमान का अंतर होगा तो फिर क्या होगा? आपस में हवाएं बहुत तेज गति से चलेंगी। तो इसीलिए जाड़े में ये अधिक आते हैं और गर्मियों में कम आते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया है? समशीतोष्ण चक्रवात उत्तरी पश्चिमी भारत में भी बारिश लाते हैं और इन्हें हम भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। बेसिकली ये 2 से 3 सप्ताह तक रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो कितने समय तक रहेगा, वो बहुत जल्दी भी समाप्त हो जाता है, कभी कभी बहुत लंबे समय तक भी रह जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझ लिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणविदों ने ब्राह्मणी नदी बेसिन से बड़े पैमाने पर ताजे पानी के डायवर्जन पर चिंता व्यक्त की। अब ब्राह्मणी नदी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब चूंकि ब्राह्मणी, अगर आप लोग पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने ऑलरेडी ब्राह्मणी नदी पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है। और ब्राह्मणी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणी नदी की जो शाखा है जो उड़ीसा के क्षेत्र से बहती है, यह एक नदी सिस्टम बनाती है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बड़ी नदी सिस्टम नहीं है, छोटी नदी सिस्टम है, लेकिन यह एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिवर्स, नॉट अलोन रिवर। ओके, तो बातें हैं कि ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। आप लोग सोचते रहिए कि यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, दूसरा, ब्राह्मणी का निर्माण शंख नदी और दक्षिणी कोयल के संगम से हुआ है। तीसरा, यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा? अब आप लोग कितना ब्राह्मणी नदी के बारे में जानते हैं देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, बेसिकली ये भारत का मैप है। शायद आप लोगों को स्पष्ट कितना दिख रहा है? दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अगले पे दिख जाएगा। यहां देखिए, ये महानदी है, ये महानदी है और ये ब्राह्मणी नदी है। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहां देखिए, महानदी और ब्राह्मणी नदी आसपास जरूर बहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है। ब्राह्मणी नदी इंडिपेंडेंट रूप से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसी के ऊपर है, क्या है यहां पर देखिए, सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी भी इंडिपेंडेंट रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब कि यहां पर पद्मा नदी के बाद सुवर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, तब महानदी, तब यहां पर गोदावरी, तब कृष्णा, ये सब नदियों का स्तर है जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक और मैप यहां पे है आपके साथ, आप लोगों को कितना दिख रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से, यहां पर ये ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर, और ये महानदी रिवर।
महानदी रिवर इंडिपेंडेंट रूप से गिरती है, डेल्टा बनाती है, और ये ब्राह्मणी रिवर देखिए यहां पर ये अपना इधर गिरती है, ये अपना इधर डेल्टा बनाती है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है। ब्राह्मणी नदी जहां गिरती है उड़ीसा में समुद्र के पास, वहां पर भीतरकणिका नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट पार्क, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ओलिव रिडले जो कछुआ है, इनका यहाँ पर नेस्टिंग बीच है, मतलब ये यहाँ पर आकर के और अंडा देते हैं। तो ये ब्राह्मणी नदी का जो मुहाना है वह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ओलिव रिडले टर्टल होते हैं इनका IUCN स्टेटस क्या है। ओलिव रिडले टर्टल का IUCN का स्टेटस क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां से जान लिया। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है कि भीतरकणिका नेशनल पार्क के साथ साथ यहां पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो सुंदरबन में मैंग्रोव पाए जाते हैं, सुंदरबन के बाद भारत में फिर उड़ीसा में ब्राह्मणी बैतरणी नदी का जो तट है वहां पर भी पाए जाते हैं, उसके बाद फिर गोदावरी बेसिन में भी पाए जाते हैं। तो ये जो उत्तरी तट है वहां पर ये सभी चीजें आपको जाननी है। ठीक है, आइए प्रश्न में पुनः वापस आ जाते हैं। तो ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर पहला गलत हो गया तो आपका आंसर क्या निकल गया, आपका आंसर निकल गया केवल 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण शंख नदी से और दक्षिणी कोयल नदी के मिलने से हुआ है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण किससे, शंख नदी से और दक्षिणी कोयल नदी के मिलने से हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए, एक्स्ट्रा जानकारी बेसिकली ये है कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। महानदी की सहायक नदी, अब ये बेसिकली एक ट्रिक है, अगर आप लोग ट्रिक से याद कर सके तो। शिवनाथ, थोड़ा सा अजीब सा ट्रिक है, शायद याद भी हो जाएगा। शिवनाथ अब जोंक का तेल लगाकर, अब जोंक का तेल लगाकर मंद मंद हंस दो, मंद मंद हंस दो। अब आइए देख लेते हैं कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो पहली नदी हो गई शिवनाथ, दूसरी नदी जहां पर हमने अब लिखा है इसको समझ लेना है इव, तो दूसरी नदी हो गई इव। तीसरी नदी हो गई जोंक, नाम भी जोक ही है। चौथा नदी हो गया तेल नदी। पांचवी नदी हो गई मंद नदी और छठवीं नदी हो गई हंसदो नदी। तो ये 6 नदियां हैं जो कि महानदी की सहायक नदी है। ये हमने आप लोगों के लिए, अगर ये ट्रिक आप कंफर्टेबल है तो याद कर लीजिए, वरना नदी का नाम सीधे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिए कि ब्राह्मणी नदी पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य की प्रमुख मौसमी नदी है, मतलब हमेशा नहीं बहती है, और इसका निर्माण शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बना है। ध्यान रखना है कि भीतरकणिका नेशनल पार्क, मैंग्रोव, ये यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और ब्राह्मणी नदी बेसिन, ये है खार सतोरा नदी, यहां से ताजे पानी का प्रवाह इस नदी को मिलता है। तो यहां पर ब्राह्मणी नदी में लवणता का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रोजबी तरंगों के बारे में। देखिए भाई, आप लोगों को रोजबी तरंग कितनी पता है, देखते हैं कितना तैयारी किया है आप लोगों ने। आइए देखते हैं। रोजबी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह घूर्णन तरल पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होने वाली एक प्रकार की जड़त्वीय तरंग है। दूसरा, रोजबी तरंगे उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर और ठंडी हवा के उष्णकटिबंध की ओर स्थानांतरित करने में मदद करती है, ताकि वातावरण को वापस संतुलन में। तीसरा, इन तरंगों की तेज गति के परिणाम स्वरूप अक्सर दीर्घ लगातार मौसम के प्रतिरूप बनते रहते हैं। चौथा, यह कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता से प्रभावित है।
कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। अब भाई आप लोग रोज़बी तरंगों के बारे में कितना जानते हैं, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, समझ लिया होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रोज़बी तरंगों के बनने से पहले जो परिसंचरणीय प्रवाह है वो कैसे होता है। तो ये देखिए RTCZ है, मतलब यहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है, यहां से यह व्यापारिक पवने हैं दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से यहां विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, ये जहां पर टकराती है वहीं पर बनता है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब ये विषुवत रेखा के आसपास का रीजन है जहां पर कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, यहां पर गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठती है तो ठंडी होती है तो दोनों साइड में उतर जाती है। तो यहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी और दोनों साइड में उतर गई, ठीक है, उतर गई तो यहां पे हवाएं, तो चूंकि वो जब उतर रही है तो ऊपर से वो ठंडी होकर के उतरी है, तो यहां पर फिर ठंडा हवा हो गया, ठीक है, और ये ठंडा हवा हो गया तो यहां चूंकि, और यहां पर गर्मी है बहुत तेज, तो गर्म से ठंडा की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगी, तो ये हवा फिर गर्म से ठंडे की ओर आ गई, तो ये क्या बन गया, एक फिर आई, फिर गर्म होकर के ऊपर उठ गई, फिर ठंडी होकर के, तो यह एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का नाम है हेडली सेल या हेडली कोशिका। तो हेडली कोशिका जो होती है वो कहां से कहां बनती है, लगभग कर्क रेखा से 0 डिग्री और मकर रेखा से 0 डिग्री की ओर जो हवाओं की कोशिका बनती है उसे हेडली कोशिका कहते हैं, और जो कर्क रेखा से लेकर के और 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री के बीच में एक जो सेल बनता है उसे कहते हैं हेडली वेव्स या हेडली कोशिका, हेडली सेल, ठीक है। जो हेडली सेल के बाद ध्रुवों पर एक सेल बनता है उसे कहते हैं पोलर सेल। तो ये 3 तो सेल बनते हैं पृथ्वी पर। अब आते हैं कि रोज़बी तरंगे क्या है। रोज़बी तरंगे बेसिकली यहां एक मैप आप लोग देख लीजिएगा कि ये ध्रुवों पे एकदम ठंडी हवा है, यहां पे गर्म हवा है ध्रुवों से दूर, तो यहां पे क्या हो गया कि गर्म और ठंडी हवा जहां टकराई वे ऊपर की ओर उठ गई, दिख रहा है यहां पर, और ऊपर की ओर उठ करके और आसमान में थोड़ा ऊपर उठ करके आपस में चूंकि टकरा रही है तो उनके बीच का जो गैप है, गर्म और ठंडा के बीच का जो गैप है, यहां से देखिए एक तरफ से गर्म है एक तरफ से ठंडा है, ये गर्म और ठंडा आपस में टकरा रही है, तो यहां पर एक धारा ऐसे चलने लगती है, एक हवा ऐसे चलने लगती है बहुत तेज, इसी को हम कहते हैं रोज़बी, ठीक है। अब आइए रोज़बी वेव्स के बारे में आप लोग जानते कितना है, इसको अब देख लेते हैं। बेसिकली रोज़बी तरंगे जिन्हें ग्रहीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार की जड़त्वीय तरंग है जो स्वाभाविक रूप से घूर्णन तरल पदार्थों में होती है। मतलब जहां भी जो अगर घूमने वाली जो हवाएं अगर मिलती है तो बीच में एक अलग से प्रवाह चलने ही लगता है, ये एक सामान्य सी परिस्थिति है, तो उसी परिस्थिति को ये कहा जाता है रोज़बी तरंग। सबसे पहले इसलिए कार्ल गुस्ताफ अरविंद रोसबी ने इसकी पहचान की जाता है, इसीलिए इसका नाम अरविंद रोसबी ने, इसीलिए इसका नाम रोज़बी तरंग रखा। रोज़बी तरंगे उष्ण कटिबंध से ध्रुवों की ओर और ठंडी हवा को उष्ण कटिबंध की ओर स्थानांतरित करने में मदद करती है। ये चूंकि सतह से ऊपर चलती है, सामान्य रूप से आप इसे जेट स्ट्रीम भी समझते हैं, तो सतह से ऊपर चलती है तो ऊपर से सतह के ऊपर की गर्मी को ध्रुवों की ओर और ध्रुवों के ठंडक को विषुवत रेखा की ओर लाने में मदद करती है, ठीक है। और इन तरंगों की धीमी गति का परिणाम अक्सर लंबा लगातार मौसम के पैटर्न में होता है। अब ये तरंगे अगर धीमी हो गई तो मौसम स्थिर हो जाता है, और अगर तेज हो गई तो फिर मौसम में लगातार परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए रोज़बी तरंग के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी का ये क्वेश्चन है जो कि 2020 का क्वेश्चन है। आप लोग ये बताइएगा कि कैसे कम जानकारी के बावजूद भी इन प्रश्नों को सही किया जा सकता है। देखिए इसको करते हैं कि कैसे इकोनॉमी के बारे में आप कम जानकारी रखते हुए भी इस प्रश्न को सही कर सकते थे इलिमिनेशन मेथड की सहायता से। कैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र, ठीक है, मैंने माना कि आपको नहीं आता है, फिर कैसे करना है। जमा प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्मित किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, ठीक है। तीसरा शीघ्रावधि द्रव्य मतलब कॉल मनी, अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त है। चौथा शून्य कूपन बॉन्ड
ये अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किया जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड। अब कह रहा है इन कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है। इनको पढ़ करके आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि जो यूपीएससी के इकोनॉमी के प्रश्न होते हैं बेसिकली वे कंसेप्ट की डिमांड करते हैं। अगर आपको पता है कि कमर्शियल पेपर क्या है, आपको पता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, आपको पता है कि कॉल मनी क्या है या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये सब चीजें, और ये हर टीचर, ये नहीं कहूंगा कि कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, हर इकोनॉमी का टीचर आपको ये पढ़ाता है, हर इकोनॉमी की बुक में आपको ये मिल जाते हैं। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमी के संदर्भ में जरूर क्लियर होने चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली इस प्रश्न को शामिल करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग खुद से ये बता सके और खुद से ये समझ सके कि यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाती है और आपको कितना तैयारी करना है, किस दिशा में तैयारी करना है। यह प्रश्न आपके सामने है। मैं चूंकि डेली इस सीरीज में इस प्रश्न का उत्तर मैं डेली करता हूं, लेकिन आज ये प्रश्न आपके लिए है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब इससे पता चलेगा कि आप लोगों की नॉलेज का स्तर क्या है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे के प्रश्नों का डिजाइन भी हम करेंगे। और आपका अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो हमारा ये उद्देश्य है और हम चाहते भी हैं कि हमने जैसे लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास किया है, आप भी कम से कम यूपीएससी के प्रीलिम्स को आसानी से पास कर सकें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दें, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।